वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ग्रामदेवाय नमः, कुलदेवाय नमः, इष्टदेवाय नमः। सभी सनातन धर्मावलंबियों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले आप लोगों को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की एवं नव संवत्सर के शुभारंभ पर और साथ में दुर्गा देवी के 9 रूपों को पूजने के लिए चैत्र नवरात्रों के शुभारंभ पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इन नव संवत्सर के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा और साथ में आपको मैं नव संवत्सर का फल क्या रहेगा उसकी जानकारी दूंगा। नव संवत्सर के राजा और मंत्री के फलों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और उसके साथ साथ इस वर्ष भिन्न भिन्न राशियों के अनुसार लाभ और हानि चक्र के बारे में आपको बताऊंगा और साथ में शनि की साढ़साती और ढैया जो है किन किन राशियों पर वर्ष भर बनी रहेगी इसके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी दूंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल सनातन धर्म या फिर इजी गौतम पर और देखते रहिए ऐसे ही धार्मिक वीडियो को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वर्ष हमारे पास विक्रमी संवत 2083 इसका शुभारंभ आज 19 मार्च 2026 को हो चुका है और यह संवत्सर हमारा रौद्र नाम का संवत्सर रहेगा। नव विक्रमी संवत 2083 के आरंभ में 19 मार्च 2026 में बारहस्पत्यमान अर्थात गुरुमान से शिव अर्थात रुद्र बींसती के अंतर्गत एकादश युग का चतुर्थ रौद्र नामक संवत्सरों में 54 अर्थात 54वां संवत्सर का यह प्रारंभ हो चुका है और रौद्र नामक इस संवत्सर के रूप में इसे जाना जाएगा और लगभग 11 मार्च 2026 ईस्वी से ही इसका आरंभ हो चुका था और अभी 19 मार्च को आपका चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का आरंभ हुआ है। तो इस वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि का क्षय होने से रौद्र नामक विक्रमी संवत का प्रवेश 19 मार्च 2026 ईस्वी में बृहस्पतिवार को 6 प्रविष्टे चैत्र की उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र शुक्ल योग कालीन मीन लगन में हुआ है और शास्त्र एवं प्रचलित परंपरा के अनुसार नव संवत्सर का प्रारंभ तथा राजा का निर्णय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि जिस बार को पड़ती होगी उस बार से माना जाता है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से ही नवरात्रों का भी प्रारंभ हो जाता है और इस बार नवरात्रों के आरंभ के साथ साथ जो प्रतिपदा है प्रतिपदा वृद्धिगामिनी हो गई है अर्थात सूर्योदय के बाद आपकी यह शुरू होगी और अगले दिन सूर्योदय से पहले पहले ही इसकी समाप्ति हो जाएगी, जिस कारण से यह दोनों दिन उदय व्यापिनी नहीं रहेगी। परंतु शास्त्रों के अनुसार यदि यह उदय व्यापिनी नहीं होगी पहले दिन और दूसरे दिन तो इसको पहले दिन ही माना जाएगा और इस स्थिति में हम इसको 19 तारीख को अर्थात आज के दिन ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का प्रारंभ भी मानेंगे, संवत का आरंभ भी मानेंगे और साथ साथ नवरात्रों का आरंभ भी मानेंगे। तो इस वर्ष यह रौद्र नाम का संवत्सर होने से जो है वर्षा कम होगी एवं प्रतिकूल वर्षा होने के संकेत मिलते हैं। साथ में धन धान्य फसलों के मूल्यों में विशेष वृद्धि हो जाएगी और इसके कारण महंगाई खासकर बढ़ जाएगी और जो राष्ट्र के राजा जो हैं या फिर मंत्री इत्यादि जो होंगे वे जन विरोधी नीतियाँ बनाएंगे और उनका निर्णय करेंगे, ऐसी संभावना है और पृथ्वी पर जो रोग इत्यादि हैं वे भी बढ़ेंगे और इसके साथ साथ राष्ट्राध्यक्ष जो हैं अर्थात अलग अलग राष्ट्रों के अध्यक्ष जो हैं उनमें आपस में वाद विवाद और विरोध की भावना बनी रहेगी। जंगलों में आग लगने की समस्या भी बनी रहेगी। विक्रमी संवत 2083 में मेष संक्रांति का प्रवेश शतभिखा नक्षत्र में हुआ है। अतएव वर्ष प्रबोध ग्रंथानुसार रोहिणी का वास समुद्र में
होगा। और समुद्र में होने से बताया जाता है कि वर्षा अधिक होती है और कहीं कहीं बाढ़ आती है और कहीं कहीं सूखा भी हो सकता है। और धन धान्य में मक्का, चावल और तृण घास इत्यादि फल फूलों में अच्छी पैदावार होगी। रोहिणी का वास समुद्र पर होने से संपत्ति का वास माली के घर में होगा। फलस्वरूप वर्षा विपुल मात्रा में ही होगी। और धन धान्य, चावल, तृण घास, फलों की पैदावार अच्छी रहेगी। और पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि एवं फूलों का उत्पादन अच्छा बना रहेगा। परंतु इसके बावजूद सब प्रकार से कृषि उत्पाद, घी, तेल, दैनिक उपयोग वस्तुएं, दालें, दूध, सोना, तांबा, चांदी आदि धातुएं तेज हो जाएंगी, अर्थात उनके भाव तेज हो जाएंगे। विक्रमी संवत 2083 का राजा गुरु होने से संवत का वाहन चातक होगा। इससे देश के कुछ भागों में वर्षा अधिक होगी और कुछ भागों में वर्षा की कमी रहेगी। इसके साथ साथ वर्ष का राजा गुरु है और वर्ष का मंत्री मंगल रहेगा, जिसके कारण देश प्रदेश में चोरों, लुटेरों, तस्करों, आतंकवाद जैसी घटनाएं बनी रहेगी। और अग्निकांड, दुर्घटनाएं और हिंसक घटनाएं भी बनी रहेगी। और अधिकांशतः लोग सुख संपन्नता की आकांक्षा से महानगरों की ओर अग्रसर होंगे। और इसके अलावा फसलों का स्वामी जो है अब की बार यह हमारा गुरु ही रहेगा, जिसके कारण फसलें जो है हमारी अधिक होगी, अर्थात पैदावार में वृद्धि होगी। और धान्येश जो है बुध रहेगा और बुध होने से वर्षा अच्छी होती है और दूध, गुड़, तेल, ऑयल इत्यादि में वृद्धि होगी और उनके भाव भी बढ़ेंगे, मूल्यों में तेजी आएगी। और मेघेश जो है, मेघों का स्वामी, वर्षा का स्वामी जो चंद्रमा रहेंगे और चंद्रमा होंगे तो फिर गाय, भैंस, बकरी इत्यादि जो है पर्याप्त मात्रा में दूध देंगे। और उस वर्ष पृथ्वी पर गेहूँ, धान्य, चावल आदि की फसलें भी अच्छी होंगी। और इसके अलावा जो रसेश है वो शनि है, अर्थात फलों में जो रस होता है, धान्य में जो रस होता है, उसके स्वामी जो है हमारे शनिदेव रहेंगे। और शनिदेव के होने से उपयोगी वर्षा की कमी रहेगी, अर्थात जब आवश्यकता होगी तब वर्षा नहीं होगी और जब आवश्यकता नहीं होगी तब वर्षा हो जाएगी। तो इस तरह का यह वर्ष भर स्थिति बनी रहेगी। और साथ में गाय, भैंस, घोड़े, हाथी, बकरी, ये जो चतुष्पद है, ये जो है इनमें रोगों के कारण इनके प्राण भय की भी समस्या बनी रहेगी। उसके बाद हमारे पास धातुओं का स्वामी वो गुरु हैं और गुरु धातुओं के स्वामी होने से जो है धातुएं जो है विशेषकर उनकी मांग बढ़ जाएगी और वो महंगी हो जाएगी। और फलों के स्वामी जो चंद्रमा हैं उनके होने से पैदावार अच्छी होगी और अच्छे जो है हमारे मौसमी फल, फूलों इत्यादि की पैदावार होगी। और धनेश जो है फिर से हमारे गुरु रहेंगे और उनके होने से लोगों की जीवन शैली और आर्थिक स्तर में सुधार होगा। परंतु कुछ विशिष्ट वर्ग के लोग ही धन संपदा एवं भौतिक सुखों से संपन्न हो पाएंगे। और सेनापति जो है हमारे चंद्रमा रहेंगे और चंद्रमा होने से वहाँ पर जनता को सुख सुविधाएं प्रदान करने की चेष्टा जो है राजनेताओं द्वारा की जाएगी, परंतु फिर भी जो है अधिक लाभ उन्हें नहीं हो पाएगा और व्यापारियों को अच्छा लाभ होगा और जनता शासन तंत्र की सुव्यवस्था एवं नीतियों की प्रशंसा भी करेंगी। इसके अलावा चतुर्मेघ का फल भी बता दूं मैं आपको। पुष्कर नाम का यह चतुर्मेघ रहेगा और इनके होने से मृत्यु दर में भी वृद्धि होती है और कंदमूल, फल और खड़ी फसलों को हानि पहुंचती है। और नवमेघों में काल नाम का मेघ रहेगा और इनके होने से अनेक प्रकार के रोगों, पीड़ा और शारीरिक कष्टों से व्यक्तियों को जूझना पड़ेगा। और द्वादश नागों में तक्षक नाम का नाग का फल बता देता हूँ। और तक्षक नाग जो है इस संवत्सर का जो है द्वादश नागों में से नाग है और उनके होने से जो है कहीं कहीं राजनेताओं में परस्पर विग्रह रहेगा, आरोप प्रत्यारोप रहेंगे और आपसी खींचातानी भी बढ़ेगी। तो ये तो था हमारे इस संवत्सर के फल। और इसके साथ साथ अब हम जान लेते हैं हमारा लाभ हानि चक्र। जो आगामी ये वर्ष जो आरंभ हो रहा है, इस वर्ष में जो 12 राशियां हैं हमारी, उनको किस प्रकार से लाभ रहेगा या हानि रहेगी वो मैं अब आपको
सूक्ष्म रूप से बताता हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तो मेष राशि के जातक को जिनका नाम च इत्यादि से शुरू होता है और उनके लिए जो स्थिति लाभ की रहेगी वह 14 अंकों के साथ दर्ज की गई है और जो हानि रहेगी वह 2 अंकों के साथ दर्ज की गई है, अर्थात उन्हें वर्ष भर खूब लाभ बना रहेगा। वृक्ष राशि के जातकों के लिए यह वर्ष मिला जुला रहेगा, उन्हें 8 अंकों के साथ लाभ और 11 अंकों के साथ हानि यहाँ दर्ज की गई है। और मिथुन राशि के जातकों के लिए 14 अंक लाभ के और 8 अंक हानि के दर्शाए गए हैं। और कर्क राशि के जातकों के लिए 8 अंक उनके लाभ के और 5 अंक जो है हानि के रहेंगे। और सिंह राशि के जातकों के लिए 11 अंक लाभ के और 2 अंक जो है हानि के रहेंगे। और कन्या राशि के जातकों के लिए 14 अंक लाभ के और 8 अंक हानि के रहेंगे। और तुला राशि के जातकों के लिए 8 अंक लाभ के और 11 अंक हानि के रहेंगे। और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 14 अंक लाभ के और 2 अंक हानि के रहेंगे, अर्थात वर्ष भर इनको लाभ मिलेगा। और धनुराशि के जातकों के लिए 11 अंक लाभ के और 8 अंक हानि के रहेंगे। और मकर राशि के जातकों के लिए 5 अंक लाभ के और 11 अंक हानि के रहेंगे। और कुंभ राशि के जातकों के लिए भी 5 अंक लाभ के और 11 अंक हानि के रहेंगे, अर्थात मकर और कुंभ राशि के लिए इस वर्ष लाभ कम और हानि अधिक दिखाई दे रही है। मीन राशि के जातकों के लिए 11 अंक लाभ के और 8 अंक हानि के दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों ने सुन लिया होगा कि कौन इस वर्ष किस राशि के जातक ज़्यादा लाभ में रहेंगे और ज़्यादा हानि में रहेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वर्ष भर शनि की ढैया का प्रभाव किन किन राशियों पर रहेगा और शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव किन किन राशियों पर बना रहेगा। तो गत वर्ष 29 मार्च 2025 से मीन राशि में संचरणशील जो शनिदेव हैं वो आगामी विक्रमी संवत 2083 में 20 मार्च 2026 ईस्वी से 6 अप्रैल 2027 ईस्वी तक की संपूर्ण कालावधि में मीन राशि में संचार करेंगे। और 26 जुलाई 2026 ईस्वी को मीन राशि में ही बकरी होकर 10 दिसंबर 2026 ईस्वी से मार्गी होकर संचार करेंगे। संपूर्ण वर्ष उत्तर भाद्रपदा एवं रेवती नक्षत्रों में ही यह संचार करेंगे। और यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि शनि और मंगल आदि क्रूर ग्रह जब किसी राशि में गोचरवश वक्री होकर के संचार करते हैं तो वो और भी अधिक क्रूर हो जाते हैं और अशुभ फलदायक बन जाते हैं, जबकि गुरु शुक्र आदि सौम्य ग्रह जब हमारे राशि में वक्री होते हैं तो और अधिक शुभ फल प्राप्त करते हैं। कुंभ, मीन एवं मेष राशि के जातकों के लिए इस वर्ष शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव बना रहेगा। और कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं को साढ़ेसाती पाँव में उतरती हुई अर्थात अंतिम चरण में होगी। और मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि की साढ़ेसाती हृदय पर चढ़ती हुई अर्थात मध्यम अवस्था में होगी। और मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि की साढ़ेसाती सिर पर चढ़ती हुई अर्थात प्रारंभिक अवस्था में होगी। कुंभ व मीन राशि वाले को अंत के 2.5 वर्ष तथा मेष राशि वालों के लिए बीच के 2.5 वर्ष विशेषतः अशुभ फलदायक रहते हैं। तो और इसके साथ साथ सिंह तथा धनु राशि वाले जातकों को शनि की ढैया का अशुभ प्रभाव अभी इस वर्ष बना रहेगा। इसलिए आप राशि के अनुसार भगवान शनि देव के लिए उनकी शनि चालीसा पढ़ा करें और साथ में भगवान शिव के लिए आप जलाभिषेक, पंचामृताभिषेक और बिलपत्र से उनकी पूजा इत्यादि करते रहें ताकि आप शनि के प्रभाव से प्रकोप से बचे रहें। तो ये तो थी आज की कुछ सूक्ष्म सी जानकारी। आपने अपनी अपनी राशियों का भविष्य फल जान लिया होगा और लाभ हानि चक्र से आपने अपना अपना लाभ और हानि का अंक जो है वो जान लिया होगा कि कितनी प्रतिशत आपको हानि रहेगी और कितना आपको लाभ बना रहेगा। और यदि आप अपना वर्ष फल जानना चाहेंगे तो प्रतिदिन आप हमारे इस चैनल के साथ शाम को लगभग 7 बजे जुड़ें और आपको मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक आपका जो वर्ष फल किस प्रकार का रहेगा वो मैं आपको क्रमपूर्वक हर रोज़ एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल इजी गौतम को या फिर सनातन धर्म को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।